Dear students, this is Praveen Kumar Agrawal from Management Department, Rotary Institute of Management and Technology, Chandosi welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept of shareholder may be member, member may not be shareholder. जैसे हमने पीछे डेफिनेशन को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में कि शेयर और मेंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, और ये भी बताया था हमने कि शेयर और मेंबर्स दोनों एक ही टर्म नहीं होती हैं, दोनों में डिफरेंस होता है। तो इसी के रेफरेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इन्वॉल्व किया गया है, एंड दैट स्टेटमेंट इज दैट every registered shareholder is a member of the company, but every member may be or may not be the shareholder of the company. It means every member of a company need not necessarily be shareholder of the company. यानी कि जितने भी शेयरहोल्डर्स हैं कंपनी के वो मेंबर तो होंगे, लेकिन सारे मेंबर्स रजिस्टर्ड शेयरहोल्डर हों ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हमें इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है। इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए हम तीन बेसिक ग्राउंड्स को फोकस करेंगे। पहले ग्राउंड की बात करते हैं। द फर्स्ट ग्राउंड इज एवरी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर इज अ मेंबर। जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं कंपनी के अंदर, ऑल रजिस्टर्ड होल्डर्स आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, क्योंकि जब वो शेयर्स को परचेज करते हैं और उसके अमाउंट को फुल्ली पेडअप कर देते हैं, उसके बाद उनका नाम क्या करा जाता है, मेंबर्स के रजिस्टर में नोट कर लिया जाता है। इसी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर होते हैं, कंफर्म मेंबर्स होते हैं। ये किन पर्टिकुलर कंपनीज में पॉसिबल है? द कंपनी विच इज लिस्टेड बाय शेयर्स, द कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग अ शेयर कैपिटल, एंड अनलिमिटेड कंपनी हुज कैपिटल इज हेल्ड इन डेफिनेट शेयर्स। यानी कि जो पर्टिकुलर कंपनीज शेयर्स के साथ में फॉर्म की जाती हैं, उन सारी कंपनीज में जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के मेंबर्स कहलाएंगे। दैट इज द फर्स्ट ग्राउंड। अब हम बात करते हैं सेकंड ग्राउंड की। द सेकंड ग्राउंड इज एवरी शेयर होल्डर मे नॉट बी अ मेंबर। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं, अगर मैं एक शेयर होल्डर की बात करूं, हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता। हमने जो ऊपर बात करी थी वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर की बात करी थी। जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं वो मेंबर होते हैं, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर नहीं हो सकता। ये कब पॉसिबल है? क्योंकि कंपनी के पास लार्ज नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होते हैं जिनका नाम मेंबर्स के जिनका नाम मेंबर्स रजिस्टर में लिखा हुआ नहीं होता है। यानी कि आपने कंपनी के शेयर्स को परचेज कर लिया, ये सफिशिएंट नहीं है। कंपनी के शेयर्स के परचेजिंग के साथ साथ आपका नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नोट होना कंपलसरी है, तब आप कंपनी के मेंबर कहलाओगे। लेकिन आपने शेयर्स तो परचेज कर लिए, लेकिन आपका नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं लिखा है, तब आप कंपनी के मेंबर्स नहीं कहलाओगे। इसके लिए हम दो कंडीशंस को फॉलो करते हैं। क्या है वो कंडीशंस? The first condition is buyer of shares before transfer, and second one is the nominee or legal representative. पहले केस की बात करते हैं। A buyer of shares remains only a shareholder and does not become member of the company till the shares are registered in his name. यानी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने ट्रांसफर के थ्रू शेयर्स को परचेज किया है तो वो कंपनी का शेयर होल्डर ही माना जाएगा, और तब तक मेंबर नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नोट नहीं कर लिया जाता। पहला केस। और दूसरा केस है नॉमिनी और लीगल रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि अगर किसी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके शेयर्स हैं या जो उसकी सिक्योरिटीज हैं वो उसके नॉमिनी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ट्रांसफर हो जाती हैं। लेकिन जब तक इन नॉमिनी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स का नाम कंपनी के मेंबर्स के रजिस्टर में नोट नहीं कर लिया जाता, तब तक ये कंपनी के शेयर होल्डर तो होते हैं लेकिन कंपनी के मेंबर की तरह ट्रीट नहीं किए जाते हैं। दैट इज क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्राउंड नंबर 3 की। ग्राउंड नंबर 3 का डिफाइन करता है एवरी रजिस्टर्ड मेंबर नीड नॉट नेसेसरली बी अ शेयर होल्डर। यानी जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। क्या क्या कंडीशंस इनको डिफाइन करेंगे, इसके लिए हम प्रॉपर केसेस स्टडी करते हैं। द फर्स्ट केस इज सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम। यानी कि जब किसी पर्टिकुलर
कंपनी को फॉर्म किया जाता है तो उसके फॉर्मेशन से और उसके रजिस्ट्रेशन से पहले उसका मेमोरेंडम डिजाइन किया जाता है, और उस मेमोरेंडम को बिना सब्सक्राइबर्स के आप आगे नहीं बढ़ा सकते। तो जो भी मिनिमम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको ध्यान में रखते हुए कंपनी के मेमोरेंडम को प्रिपेयर किया जाता है, और कंपनी के रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली कंपनी के मेंबर्स बन जाते हैं, चाहे उन्होंने कैपिटल का कंट्रीब्यूशन दिया हो या नहीं दिया हो। इसका मतलब कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं जो वो मेंबर बन जाते हैं, जरूरी नहीं है कि उनकी कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग हो। क्लियर। सेकेंड वन इज कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। कभी कभी कंपनीज क्या होती हैं, डिफरेंट टाइप के फील्ड को प्रमोट करने के लिए कंपनी फॉर्म की जाती हैं विदाउट शेयर कैपिटल, जैसे फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजियन एंड सो ऑन, दीज कंपनीज आर फॉर्म्ड, दैट इज विदाउट शेयर कैपिटल। क्योंकि विदाउट शेयर कैपिटल है, इसका मतलब इस कंपनी में जितने भी मेंबर्स होंगे वो इस कंपनी के मेंबर्स तो कहलाएंगे, लेकिन वो इस कंपनी के शेयर होल्डर नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास कोई शेयर्स कंपनी के है ही नहीं, क्योंकि कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल है। पॉइंट इज क्लियर। थर्ड पॉइंट इज पास्ट मेंबर्स। अगर हम पास्ट मेंबर की बात करते हैं तो पास्ट मेंबर ना तो कंपनी का शेयर होल्डर हुआ और ना ही कंपनी का मेंबर हुआ, लेकिन जो पास्ट मेंबर है वो एज अ मेंबर लायबल होता है यदि कंपनी को उसकी मेंबरशिप के 1 साल के अंदर अंदर वाइंड अप कर दिया जाता है। पॉइंट इज क्लियर। अगर पास्ट मेंबर तब तक मेंबर बना रहेगा जब तक 1 साल के अंदर अंदर कंपनी का वाइंड अप हो जाता है, तब तो हम इस पास्ट मेंबर को मेंबर ट्रीट करेंगे, अदरवाइज उसको हम मेंबर ट्रीट नहीं करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द मेंबरशिप बाय होल्डिंग आउट। होल्डिंग आउट का मतलब क्या होगा, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन अपने आप को कंपनी का मेंबर डिक्लेयर कर देता है, एग्री हो जाता है, एक मेंबर के तौर पर अपना नाम कंपनी के मेंबर ऑफ रजिस्टर में लिखवाने के लिए वो एग्री हो जाता है राइटिंग में, तो वो क्या बन जाएगा, तो वो भी कंपनी का मेंबर बन जाएगा। क्लियर। और हो सकता है कि उसने अपने सारे शेयर्स ट्रांसफर कर दिए हो, लेकिन सारे शेयर्स को ट्रांसफर करने के बाद भी अगर वो एग्री रहता है कि वो कंपनी का मेंबर बने रहने के लिए रेडी है, तो हम उस पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी का मेंबर कहते हैं। उसके पास शेयर्स नहीं है लेकिन मेंबर है। नेक्स्ट वन इज द सेलर ऑफ शेयर्स बिफोर ट्रांसफर। क्या मतलब हुआ कि मेरे पास कंपनी के शेयर्स थे जैसे सपोज, और मैंने इसको सेल कर दिया और किसी दूसरे बंदे को ट्रांसफर कर दिया, जब तक कि मेरे नाम को कैंसिल करके उस पर्टिकुलर सेकंड पर्सन को कंपनी का मेंबर अपॉइंट नहीं कर लिया जाता, तब तक मैं कंपनी के मेंबर के तौर पर कंपनी में लायबल रहूंगा। क्लियर। थर्ड वन, नेक्स्ट वन इज द इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, द पर्सन, अगर किसी पर्टिकुलर मेंबर को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है शेयर्स में वो उसके ऑफिशियल रिसीवर या फिर जो उसके असाइनीज हैं उनको ट्रांसफर कर दी जाती है, लेकिन जो इंसॉल्वेंट मेंबर है उसके पास मेंबर बने रहने का राइट होता है, और वो जितने भी बेनिफिट्स हैं मेंबर के उनको एंजॉय कर सकता है विद इन द कंपनी। तो वो मेंबर तो है लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज द ऑर्डर ऑफ कोर्ट, यानी कि अगर कोर्ट का ऑर्डर हो तो कोर्ट के ऑर्डर से कोई भी पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। क्लियर। तो दीज ऑल आर द केसेस विच प्रूव्स दैट अ पर्टिकुलर रजिस्टर्ड मेंबर नीड नॉट नेसेसरली बी अ शेयर होल्डर, यानी कि मेंबर तो हो सकता है लेकिन शेयर होल्डर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है, लेकिन जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स होते हैं वो सब कंपनी के मेंबर्स कहलाते हैं। तो द डिफरेंस इज क्लियर। अब इसके लिए हम एक और टॉपिक स्टडी करते हैं, दैट इज द डिस्टिंक्शन बिटवीन मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स। मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, तो इस डिफरेंस को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल प्रिपेयर करी है, जहाँ मैंने एक साइड में मेंबर्स को डिफाइन किया है और सेकंड साइड में आई हैव रिप्रेजेंटेड शेयर होल्डर्स। पहले पॉइंट की बात करते हैं, क्या डिफरेंस है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। जितने भी रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं मे नॉट अ शेयर होल्डर, एवरी रजिस्टर्ड मेंबर मे नॉट अ शेयर होल्डर, यानी कि जितने रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो शेयर होल्डर्स हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जितने भी रजिस्टर्ड शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के मेंबर होंगे ही होंगे। ओके। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, हर कंपनी में कम से कम मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स अवेलेबल होने जरूरी हैं इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। जैसे अगर मैं प्राइवेट कंपनी की बात करूंगा तो प्राइवेट कंपनी में कम से कम
2 मेंबर्स का होना जरूरी है रजिस्ट्रेशन के लिए, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर्स का होना जरूरी है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो किसी भी कंपनी को शेयर होल्डर्स उसके रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द अ पर्सन मे बी अ मेंबर विदाउट शेयर्स। एक बंदा कंपनी के अंदर बिना शेयर के भी मेंबर हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन किसी कंपनी के अंदर बिना शेयर्स के शेयर होल्डर नहीं कहला सकता। शेयर होल्डर बनने के लिए उसको कंपनी के शेयर्स होल्ड करने ही होंगे। दैट इज द मस्ट कंडीशन। द नेक्स्ट डिफरेंस इज द नेम ऑफ एवरी मेंबर इज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में एंटर किया जाता है। लेकिन इफ अ पर्सन इज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर, तब तो उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में लिखा जाएगा। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड शेयर होल्डर नहीं है तो उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में नहीं लिखा जाएगा। क्लियर। यानी कि कुल मिला के रजिस्टर्ड शेयर होल्डर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द अगर कोई इंसॉल्वेंट मेंबर है तो भी उसके पास वोटिंग राइट होते हैं, क्योंकि इंसॉल्वेंट मेंबर के केस में क्या होता है, उसके पास जितनी भी शेयर होल्डिंग होती है वो तो उसकी असाइनीज को ट्रांसफर हो जाती है, या जो उसके रिसीवर्स होते हैं, ऑफिशियल रिसीवर्स होते हैं, उनके पास वो प्रॉपर्टी चली जाती है। लेकिन उसके जो मेंबरशिप राइट है वो बने रहते हैं, इसी वजह से उसके पास वोटिंग राइट अवेलेबल रहता है। लेकिन अगर मैं इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर की बात करूंगा तो इंसॉल्वेंट शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई भी बेनिफिशियल राइट नहीं होता है। पॉइंट इसके लिए। अब सेकंड नेक्स्ट डिफरेंस की बात करते हैं। मेंबरशिप को सरेंडर नहीं किया जा सकता, लेकिन शेयर्स को सरेंडर किया जा सकता है। दिस इज द डिफरेंस। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस इज अ पर्सन कैन बी अ मेंबर बाय होल्डिंग आउट। जैसा हमने प्रीवियसली स्टडी किया था, अभी इससे पहले टॉपिक में स्टडी किया था कि अ पर्सन कैन बी अ मेंबर बाय होल्डिंग आउट। उसके पास शेयर्स नहीं होते कंपनी के, लेकिन वो बाय होल्डिंग आउट के बेसिस पर या बाय एस्टॉपेल के बेसिस पर कंपनी का मेंबर बना रह सकता है। लेकिन अ पर्सन कैन नॉट बी अ शेयर होल्डर बाय होल्डिंग आउट, यानी क्योंकि बंदा कहता है कि मेरे पास कंपनी के शेयर्स हैं, भले उसके पास अवेलेबल है या नहीं है, तो उसके बेसिस पर उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कंपनी का शेयर होल्डर नहीं मान सकते, उसके लिए उसे शेयर होल्ड करने ही होंगे। नेक्स्ट वन इज द एवरी मेंबर हैज द राइट टू रिसीव नोटिस ऑफ मीटिंग ऑफ द कंपनी एंड अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। ये हर मेंबर के पास राइट होता है कि उसको मीटिंग का नोटिस मिले, वो कंपनी की मीटिंग को अटेंड करे, और मीटिंग के अंदर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो उसमें अपना वोटिंग राइट भी यूज करे। जबकि एक शेयर होल्डर बिना मेंबर बने हुए इन सारे राइट्स को फॉलो नहीं कर सकता, यानी कि एक शेयर होल्डर को पहले रजिस्टर्ड शेयर होल्डर बनना पड़ेगा, तब वो इन सारे राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय कर सकता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज द एवरी मेंबर इज एंटाइटल्ड टू डिविडेंड इफ इट इज डिक्लेयर्ड। जितने भी मेंबर्स है कंपनी के अंदर, हर मेंबर डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड होगा। अगर डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो दैट पर्टिकुलर पर्सन इज एंटाइटल्ड फॉर दिस पर्टिकुलर डिविडेंड। क्लियर। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर की बात करूं तो अगर शेयर होल्डर रजिस्टर्ड शेयर होल्डर है तब तो वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड है, अदरवाइज वो डिविडेंड के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। एंड द लास्ट पॉइंट दैट एनी पर्सन कैन बी मेड लायबल एज मेंबर्स बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट का ऑर्डर है तो कोर्ट के ऑर्डर से किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को मेंबर के तौर पर लायबल बनाया जा सकता है, लेकिन कोर्ट के ऑर्डर पर। ये तो बात हो गई अबाउट द मेंबर। लेकिन अगर मैं शेयर होल्डर्स की बात करूंगा तो शेयर होल्डर्स के केस में अ कोर्ट में ऑर्डर फॉर परचेज ऑफ शेयर्स ऑफ एनी मेंबर बाय अनदर मेंबर और बाय द कंपनी इटसेल्फ। केवल कोर्ट क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डर दे सकती है कि एक बंदा दूसरे बंदे के शेयर्स को परचेज कर ले या कंपनी उसके शेयर्स को परचेज कर ले, ऐसा ऑर्डर तो दे सकती है शेयर होल्डर्स के रेफरेंस में, लेकिन उसके मेंबर बनने का ऑर्डर नहीं दे सकती है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द members and shareholders. Okay, thank you.